बच्चों, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको सारा का सारा पेपर आता है, पर उसके बावजूद आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं? और बहुत दुःख होता है उस वक़्त, पेपर आने के बाद भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, है ना? तो आज की जो ये वीडियो है, इसके अंदर मैं आप लोगों के जो दुःख दर्द हैं, उनको दूर करना चाहता हूँ। आज मैं ऐसी-ऐसी टिप्स आप लोगों को बताऊँगा, जिसकी मदद से आप लोग जितना पेपर आपको आता है, उतने मार्क्स तो लाओगे ही, उससे भी ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाओगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, उसको जानने के लिए आई वांट कि आप पूरी की पूरी जो ये वीडियो है, इसको ज़रूर देखें और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है? और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो एक बार कर दो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके से सारी की सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, अपने इस चैनल पर। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को मैं बच्चों बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप पेपर देने के लिए जाते हो और आप प्रिपरेशन करते हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, उसके बाद सबसे बड़ा रोल जो एक चीज़ प्ले करती है, कई बार बच्चे उस पे ध्यान नहीं देते हैं और वो होता है प्रेजेंटेशन वर्क। आप ये मान के चलो कि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना, उसके अंदर 40 से 50% रोल जो है वो आपकी प्रिपरेशन का है और बाकी जितना भी परसेंट बचा हुआ है, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप अपने पेपर को कैसे प्रेज़ेंट करने वाले हो, आप कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाले हो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पेपर तो सभी करते हैं, लेकिन एट द एंड टॉपर कौन होता है? कोई 1 लोग या 2 लोग। तो वो ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं कर रहे हो? प्रिपरेशन तो दोनों उतनी ही कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उस बच्चे से ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद अगर उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आपके नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है, वो प्रेजेंटेशन है और ये प्रेजेंटेशन वाला जो पॉइंट है ये हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, 9th का हो, 11th का हो, कोई भी बच्चा हो, जो भी एग्जाम में अपीयर होने वाला है, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा उनको साथ के साथ नोट करते रहना और कोशिश करना जो भी आप पेपर अपकमिंग देने वाले हो उसके अंदर इन सारी की सारी चीजों को फॉलो करो। इवन ये जो प्रेजेंटेशन वर्क मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये ज्यादातर सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, एक चीज और बता देना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो और आपके 60 मार्क्स आने वाले हैं पेपर के अंदर, या मैं कहूं 60% मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम जो है भाई टर्म 2 का कम मार्क्स का है, तो 60% मार्क्स को आप 80% मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। ठीक है, तो एक एक चीज को फॉलो जरूर करना है, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करनी है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके आंसर्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं और आपके मार्क्स को बूस्ट कर रही हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों को 3 अलग-अलग पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दोस 3 पॉइंट। तो बच्चों, जो 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो क्या है, और मैं चाहता हूं कि एक-एक करके आप उनको नोट जरूर करो। देखो, सबसे पहली जो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एप्रोप्रिएट एंड ऑर्गेनाइज्ड आंसर। अगेन बता रहा हूं, एप्रोप्रिएट एंड ऑर्गेनाइज्ड आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपको इसे समझना पड़ेगा। भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एप्रोप्रिएट आंसर दो। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको कोई चीज नहीं आती है तो उनसे साउथ पूछा गया है तो वो नॉर्थ बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टू द पॉइंट आप लोगों को अपने आंसर्स देने हैं, एप्रोप्रिएट आंसर्स देने हैं, ऑर्गेनाइज्ड आंसर्स देने हैं। क्योंकि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि आप खाने में क्या खाते हो और आप बात कर रहे हो कि आप खेलने कहाँ जाते हो, तो ये चीजें काम करने वाली नहीं। समझ में आ रही है बात? जो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट और ऑर्गेनाइज्ड आंसर्स देना बहुत जरूरी है। दूसरी जो चीज है बच्चों, वो है आप लोगों की क्लियर हैंड राइटिंग। क्या है भाई? क्लियर हैंड राइटिंग। देखो भाई, सीधी सी बात है, हो सकता है कि आपके स्कूल के अंदर जो आपकी टीचर है, आप उसे रोज नमस्ते या सलाम ठोकते हो, ठीक है, और इसकी वजह से वो आपसे इम्प्रेस्ड है और खुश रहते हैं टीचर, ठीक है, और वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर लेते हैं कि यार आपने लिखा क्या है। लेकिन जब आप बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहां पे कोई भी आपको जानता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपका रोल नंबर उसको दिखाई दे रहा होगा, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपका जेंडर क्या है या फिर आपका नेम क्या है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए वहां पे जरूरी है कि आप सभी लोग जो हैं अपने, जो भी क्या कहते हैं आंसर्स लिखने वाले हैं, वो क्लियर हैंड राइटिंग में लिखें। जो टीचर है उसको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। अगर टीचर को स्ट्रगल करना पड़ेगा तो एट द एंड आप लोगों को ही दिक्कत होने वाली है। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग आप लोगों को लिखनी है, लेकिन ऐसी हैंडराइटिंग लिखनी है कि वो क्लियरली आपके चेकर को समझ में आ जाए और उसको ज्यादा स्ट्रगल करना ना पड़े। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और बच्चों तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नीट एंड क्लीन आंसर शीट। क्या है भाई? नीट एंड क्लीन आंसर शीट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पेपर कर रहे हो तो आपकी आंसर शीट जो है ना बच्चों, उसके ऊपर आपको रायता नहीं फैलाना है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा खुचड़ मुचड़ नहीं करनी है अगर सरल भाषा का प्रयोग करें, ठीक है? कई बार मैं देखता हूँ बच्चे कटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इतनी ज्यादा कटिंग वो कर देते हैं कि वो आंसर शीट हॉरिबल हो जाती है और उसको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये बच्चा जिस तरीके से मतलब आंसर लिख रहा है उसका जो लेवल है वो किस तरीके का है, या फिर उसकी जो अप्रोच है वो किस तरीके की है। एट द एंड द टीचर विल रियलाइज कि आप खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट और यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट आंसर्स इफेक्टिवली, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कि आप अपनी जो आंसर शीट है उसको नीट एंड क्लीन तरीके से करें। इवन अगर आपको कोई चीज काटनी है तो भी आप सिंपली इस तरीके से काटें। आप सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ही विन द मैच, ठीक है? और मुझे यहाँ पे कुछ काटना है, ठीक है? मुझे विन की जगह वन करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे तो ऐसे करते हैं भाई, शेप बना देते हैं यूं करके, ऐसे पूरी शेप बनाएंगे। अरे भाई टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। ऐसे पूरा का पूरा ताकि शेप में वो थोड़ा अच्छा दिखाई दे, तो ये बच्चे ऐसे करते हैं। भाई ऐसे नहीं करना है यार, सीधी सी बात है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? अगर आपने लिखा था ही विन द मैच और आपको विन की जगह वन करना था, तो आप सिंपली इसे ऐसे काटोगे और यहाँ पे वन लिख दोगे, ठीक है? ये क्लियर तरीका है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आप लोगों को घुच्चड़ मुच्चड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आंसर्स को इफेक्टिवली लिखना है, आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो एट द एंड आपके जो मार्क्स हैं वो बूस्ट होने वाले हैं, ठीक है? अब इसके बाद कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि आप एक एक चीज को नोट कर लो ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है बहुत अच्छे आप लेके आ पाओ। और अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग कि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं बच्चों को ये गाइड करता हूं, मैं बार बार ये टिप्स देता हूं और बच्चे वहां करके आते हैं, दे आर स्कोरिंग वेरी गुड। तो यहाँ पे बात सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की बात हो रही है जहां पे आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो और आई होप कि आप इन चीजों को फॉलो जरूर करोगे। और अगर आपको लगता है कि जो सजेशंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ दैट इज रियली वर्थफुल, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन जरूर करना ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं लेके आते रहूंगा। तो बच्चों नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पॉइंट्स जो आप लोगों को फॉलो करने हैं और एक एक करके चीजों को नोट जरूर करो। और जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, अपने ट्यूशन सेंटर में दे रहे हो या कहीं पे भी दे रहे हो, वहां पे इन चीजों को फॉलो करो व्हाइल राइटिंग, क्योंकि भाई एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है। लिखने की जो आदत है बच्चों की वो जा चुकी है और अब उस आदत को लाना है और इन सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लाना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बच्चों अब जो चीजें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे एक फ्रेंड जो कि सीबीएसई में पेपर्स को चेक करते हैं, उनसे सजेशन लेने के बाद, उनसे डिस्कशन करने के बाद मैं ये पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। और कुछ चीजें हैं जो सच में चेकिंग के दौरान मैटर करती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आप लोग हमेशा ध्यान देंगे और इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो बूस्ट जरूर होंगे। देखो सबसे पहली चीज, जब भी आप शॉर्ट या लॉन्ग आंसर लिख रहे हो भाई, जब भी आप शॉर्ट या लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, चाहे मैं लिटरेचर के पेपर की बात करूं यहाँ पे, या साइंस का पेपर आप कर रहे हो, या फिर एसएसटी का पेपर कर रहे हो, या कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, या फिर इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई थ्योरेटिकल आंसर लिख रहे हो, ठीक है? तो वहां पे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं, अगर आप पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं तो आप लोगों को मार्क्स ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू पैराग्राफ। क्यों मिलते हैं इसका रीजन समझो। क्योंकि पैराग्राफ में आंसर लिखते हुए एट द एंड यू मेक मिस्टेक्स, आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और चीजें क्लियरली समझ में नहीं आती कि जो मेन पॉइंट्स है जो पूछे गए थे वो क्या हैं। तो अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलने के जो चांसेस होते हैं ना वो काफी ज्यादा होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप लोग आंसर लिख रहे हो, चाहे शॉर्ट में लिख रहे हो, लॉन्ग में लिख रहे हो, तो आप उसको पॉइंट्स में लिखो। इवन अगर लॉन्ग में लिख रहे हो तो मेन मेन 3 पॉइंट्स लेके आप उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है व्हाइल परफॉर्मिंग योर आंसर, ठीक है? चलिए बात करते हैं अपनी दूसरी चीज की। दूसरी चीज ये कि कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता कि यार मैं आंसर को स्टार्ट कैसे करूं, ठीक है? कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेच्योर राइटर्स होते हैं, जो आंसर्स काफी लंबे समय से लिखते आ रहे हैं, दे नो कि आंसर को कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। लेकिन कई बार बच्चों को आंसर स्टार्ट करने का तरीका नहीं पता होता। तो यू कैन स्टार्ट या यू कैन फॉलो अप द क्वेश्चन। क्या कर सकते हो आप? यू कैन फॉलो अप द क्वेश्चन, कि भाई आप क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो आपको एक लाइन तो वहीं से मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल
आपका एक क्वेश्चन आया कि व्हाट वर द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, ये 12th क्लास का एक इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो मैं लिख सकता हूँ द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन वर दैट, और उसके बाद मैं पूरा का पूरा आंसर लिख सकता हूँ। तो अगर आप चाहो तो ये वाली जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे एक या दो लाइन आपको फ्री की मिल जाती है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों अगला पॉइंट ये है जो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि यू कैन सेपरेट योर आंसर्स, यू कैन सेपरेट योर आंसर्स विद अ लाइन, यू कैन सेपरेट योर आंसर्स विद अ लाइन। मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आप एक लाइन खींच सकते हो, जो कि आप पेंसिल से खींचोगे, और उसकी मदद से आप अपने आंसर्स को सेपरेट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर्स को सेपरेट करोगे तो आपकी जो आंसर शीट है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही क्लीन दिखाई देगी, जिससे आप इंप्रेस कर सकते हो चेकर को, और वो आपको बेटर मार्क्स देगा। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि आप लोग इस बात पे ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं एज अ टीचर खुद भी चीजों को चेक करता हूँ तो ये चीजें मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं स्टूडेंट के आंसर शीट के अंदर, ठीक। तो बच्चों अगला जो पॉइंट है वो है हेडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। क्या है भाई? हेडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपने आंसर्स जो है उसके ऊपर हेडिंग डालनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो आप वहां लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह पे आप कोई भी चीज कर रहे हो जहां पे आप एक हेडिंग डाल सकते हो, प्रोबेबली जो भी आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड। तो आप अगर हेडिंग दोगे और उसको हाईलाइट कर दोगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके पेपर प्रेजेंटेशन को और ज्यादा बेटर कर देगा। इसके बाद अगली चीज है बच्चों, ड्रॉ मार्जिन्स। ड्रॉ मार्जिन्स का मतलब ये हुआ कि जो आंसर शीट आपको मिलती है आपको दोनों तरफ पेंसिल से मार्जिन लेने हैं। मार्जिन लेने का फायदा ये होगा कि आंसर जब आप लिखोगे तो वो प्रॉपरली अलाइंड होगा दोनों तरफ से। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं ये मेरी आंसर शीट है, इसमें मैं लिख रहा हूँ, तो कभी यहां से लिख रहा हूँ लाइन में, कभी यहाँ आ रही है, कभी यहाँ आ रही है, कभी यहाँ से स्टार्ट कर दी लाइन, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता। तो अगर आप लाइन खींच लोगे तो आप प्रॉपरली अलाइंड आंसर लिख सकते हो। और मार्जिन एक खींचने का फायदा ये भी होता है बच्चों कि आपके आंसर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं एज कंपेयर टू द सिचुएशन जब आप मार्जिन को नहीं खींचते हो। सीधी सी बात है, देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे एक मार्जिन खींच लोगे, आप यहाँ पे एक मार्जिन खींच लोगे, तो आपके जो आंसर्स हैं वो कंपैरेटिवली बड़े हो जाएंगे। ऐसे तो होते नहीं है, उतने ही words होंगे, लेकिन स्टिल एक साइकोलॉजिकली एक माइंडसेट होता है कि हाँ ये एक पेज का आंसर है, ठीक है। तो ये चीज वहां पे होगी और ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अब इंग्लिश के एस्पेक्ट से अगर मैं बात करता हूं तो एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और वो क्या है, लेट मी टेल यू। देखो, जब भी आप इंग्लिश का स्पेशली पेपर कर रहे हो ना, तो वहां पे डिवाइड योर सेक्शंस, ठीक है, डिवाइड योर सेक्शंस। इसका मतलब जब भी आप कोई भी सेक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग एंड ग्रामर कर रहे हो, या लिटरेचर कर रहे हो, ग्रामर 12th क्लास में नहीं होती, लिटरेचर होती है, तो आपको अपने सेक्शंस को डिवाइडेड और सेपरेटली लिखना है। ऐसा नहीं करना कि पहले आपने एक सेक्शन अटेम्प्ट किया, फिर दूसरा कर दिया, फिर उसके बाद तीसरी शीट पे फिर से वो रिपीट कर दिया, तो ये नहीं करना। अगर आप पहले कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसका कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो यू कैन लीव स्पेस, ठीक है, आप वहां जगह छोड़ सकते हो, फिर अगला सेक्शन कर सकते हो। और जब भी आपको वो वाला क्वेश्चन करना होगा जो आपने पहले नहीं किया था, तो आप वापस वहां जाके कर सकते हो। तो डिवाइड योर सेक्शंस। और अगला जो पॉइंट है बच्चों वो ये कि डोंट स्टार्ट नेक्स्ट आंसर फ्रॉम द सेम शीट। इसका मतलब समझो क्या है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों राइटिंग सेक्शन की, स्पेशली अगर राइटिंग सेक्शन में आप कोई भी एक आंसर लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल 12th क्लास के आप स्टूडेंट हो और आप यहाँ पे आंसर कर रहे हो इनविटेशन का, तो इनविटेशन आपका सेंटर में आपने लिखा, नीचे स्पेस बचा हुआ है, तो आप वहां पे जॉब लेटर उसके नीचे से स्टार्ट नहीं करोगे, आपको अगले पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये ड्राफ्टिंग वर्क होता है, ऐसे नहीं होता कि आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, साथ में एक और चीज ड्राफ्ट करनी है, तो नोटिस के नीचे लिख दिया। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप इन सारी की सारी चीजों पे फोकस करते हो तो आई बिलीव कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे आ सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम। तो आई होप बच्चों जो भी सजेशंस मैंने आज आप लोगों को दी हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आई होगी, एक एक चीज समझ में आई होगी, और ये सारी की सारी चीजें आप अपने एग्जाम में फॉलो करोगे, क्योंकि अगर फॉलो करोगे तो तुम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, एज आई टोल्ड यू कि वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, इस पे कमेंट जरूर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप 10th या 12th क्लास से हो तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ टर्म 2 के लिए और सिलेबस करा रहा हूँ बच्चों का, तो आप प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, इवन कमेंट सेक्शन में मैंने पिन भी कर रखा है, तो आप उसे चेक कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि आप लोगों को सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी
जो भी मेरी न्यू वीडियोस आती हैं उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम पे देते रहता हूँ, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और बाकी मिलते हैं बच्चों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट, एंड एज आई सेड प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल।